आगे सीट पर बैठी हुई लड़की तुम्हें घूर रही है। तो हेल विद हर। निकी का अफेयर कैसा चल रहा है आजकल? मैंने पूछा नहीं। क्या आज यूनिवर्सिटी उसी से मिलने गया है वो? उसने कुछ बताया नहीं। अच्छा सिटी, तुम्हें मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक लिखने के लिए कुछ सिग्निफिकेंट चीज ना हो तो लिखने के मायने क्या रह जाते हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर भी चुप रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ कहूँगा वह बहुत नीरस और निरर्थक है। बहुत से शब्द हैं और मैं अक्सर बोलते हुए गलत शब्दों को चुन लेता हूँ और फिर मुझे बुरा लगता है और फिर जिद बन जाती है और मैं विषय से भटक जाता हूँ। लेकिन तब चुप रहने का अवसर चूक जाता है और जब अंत में बोलकर चुप होता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शुरू में ही चुप रहना था। परेश, तुम तो रिव्यूज अंग्रेजी में लिखते हो ना, तो फिर कहानियां क्यों नहीं लिखते अंग्रेजी में? मतलब मैंने सुना है आजकल अंग्रेजी में बड़ा स्कोप है। मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे नहीं लगता कि जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ पता होता है कि इसका क्या हासिल होने वाला है और इसके बारे में आलोचक क्या सोचेंगे। अगर आदमी इस बारे में सोचना शुरू कर दे तो वो लिखना बंद कर देगा। मेरे परिवार के साथ संबंध, मेरा अनुभव, स्कूल में सहपाठियों के साथ मेरी बातचीत सब जिस भाषा में होती थी वो हिंदी ही थी। इसलिए हिंदी के अलावा मैं किसी दूसरी भाषा में लिख सकता हूँ, इसका विकल्प मेरे लिए कोई नहीं था। पुस्तकों को पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक़ था। बचपन से ही चेखव, टॉल्स्टॉय, प्रेमचंद की कहानियाँ, उपन्यास पढ़ा करता था और मुझे लगता था कि जीवन के जो बिखरे हुए अनुभव हैं वो इन लेखकों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में एक ऐसे सत्य के रूप में निरूपित किए हैं जिससे मुझे अपने जीवन में बहुत शांति मिलती थी। कब धीरे धीरे बड़ा होता हुआ मैं लिखने की तरफ मुड़ गया, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, कभी याद नहीं आता। निर्मल के लेखन का प्रारंभ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास पढ़ते हुए ही हो चुका था। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय तथा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता निर्मल ने उन दिनों अलग अलग पत्रिकाओं के लिए लिखा। पहली कहानी संभवतः कॉलेज की पत्रिका में ही छपी थी। कॉलेज के बाद लेखन ने एक व्यवस्थित रूप लिया। निर्मल उन दिनों दिल्ली के करोल बाग में अपने पुश्तैनी मकान में रहा करते थे। बड़े से मकान की छोटी सी बरसाती उन्हें लिखने के लिए एकांत भी देती थी और दोस्तों के साथ अड्डेबाजी के लिए उपयुक्त स्थान भी। उन दिनों ना किसी के घर फ़ोन होता था ना कोई, तो बुला के नहीं होता था। अक्सर ये होता था कि कनॉट प्लेस जाने के लिए कोई प्रोग्राम बन जाता था यूं ही, तो निर्मल को साथ लेने के लिए वहाँ रुकना पड़ता था। तो फिर रुकने से रुकते रुकते यानी वहीं कई बार रुक जाते थे। तो बरसाती एक किस्म का अड्डा तो था और वो अड्डा इसलिए था कि वो एक सेंट्रल सी जगह थी और कुछ निर्मल की वजह से भी कि निर्मल एक सेंट्रल सा व्यक्ति था उस वक्त और वो कुछ काफ़ी धीर किस्म का आदमी भी था। तो जब भी कोई आता था तो उसको खुले माथे मिल लेता था। अगर उसमें अंदर कुछ थोड़ी सी इरिटेशन हो तो भी उसको छिपा लेता था, काम कर रहा हो तो भी छिपा लेता था। इसलिए बरसाती में ये लोग ज़्यादा आते, वो सभी लिखने वाले थे। ये सभी स्वामीनाथन उन दिनों पेंटिंग तो नहीं कर रहे थे, वो होल टाइमर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन निर्मल के बचपन के दोस्त थे और अड्डेबाज थे खूब।
उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक एक अनुवाद थी। नाम था कुपरिन की कहानियां। उनकी कहानियों का पहला संग्रह परिंदे सन 1959 में प्रकाशित हुआ। 7 कहानियों के इस संकलन को शिल्प की नवीनता के लिए विशेष रूप से सराहा गया। निर्मल ने शुरुआत ही मेरा ख्याल मानवीय संबंधों की जो कोमलता है और जो उनमें एक बहुत ही बारीक बिखराव है उस पर ध्यान देने से की। इसलिए निर्मल में एक तरह की सरोकारों की एकतांता भी मिल सकती है। उन्होंने लगातार कैसे एक मानवीय संबंध बनता है, कैसे वो दिक्कत में पड़ता है या तनाव में पड़ता है और कैसे वो बदल जाता है, इस पूरी प्रक्रिया के वो कथाकार हैं। मेरे हिसाब से निर्मल वर्मा बुनियादी तौर पर भाषा के कथाकार हैं। यानी भाषा के कथाकार, भाषा में तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन निर्मल वर्मा के यहाँ भाषा बहुत अहम भूमिका इस अर्थ में निभाती है कि वही है जो कि निर्मल वर्मा की समय संबंधी अवधारणाओं को भी कैरी करती है। और जिस आपको लगता है कि उनकी कहानियों में जैसे बहुत पहले कुछ घटित हो चुका है, कहानियाँ उसके बाद बहुत वर्षों बाद लिखी जा रही हैं। हर पात्र का वर्षों पहले का कोई एक अनुभव है जिसको कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये जो लोड है अपनी स्मृति का जो दबाव है, उस दबाव को वहन करने के नाते उनकी जो भाषा है उसमें एक ख़ास किस्म की संगीतात्मकता, या जिसको मैंने अभी कहा व्यंजना शक्ति, ध्वनि का प्रभाव उसमें पैदा होता है। और वही चीज़ मुझे उनकी कहानियों में सांगीतिकता का जो प्रभाव देने वाली है वो चीज़ मुझे लगती है। परिंदे के प्रकाशन के कुछ ही समय बाद निर्मल को एक फेलोशिप के तहत चेकोस्लोवाकिया बुलाया गया। उन्हें प्राग स्थित ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में आधुनिक चेक कृतियों के हिंदी अनुवाद का एक कार्यक्रम प्रारंभ करना था। प्राग प्रवास का उनका अनुभव अपने आप में बहुत अनूठा रहा। चेकोस्लोवाकिया ने मुझे 2 चीज़ें दी जो मुझे नहीं मिलती। एक तो पहली बार मैं यूरोप के जीवन, पश्चिम के जीवन के बारे में, उसके अंतर्द्वंद्वों के बारे में पूरी अंतरंग जानकारी ले पाया। और दूसरे जो उतनी ही महत्वपूर्ण है कि उन दिनों चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य था, कम्युनिस्ट व्यवस्था थी। और कम्युनिस्ट व्यवस्था के भीतर एक यूरोपियन देश की समस्याएं पश्चिमी देशों से कितनी अलग हो सकती हैं, लोगों के अनुभव कितने अलग हो सकते हैं, उनकी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ कितनी अलग किस्म की हो सकती हैं, इसका ज्ञान, इसका अनुभव केवल मुझे चेकोस्लोवाकिया जैसे ही देश में हो सकता था। निर्मल ने प्राग के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में एक लंबा समय व्यतीत किया। उनके निदेशन में कारेल कोपेक, बोहमिल होबुल, जोसेफ स्कोवर्स्की तथा मिलान कुंदेरा जैसे लेखकों का कार्य हिंदी पाठकों के लिए अनुवाद के रूप में उपलब्ध हो सका। परंतु उनके प्राग अनुभव के और भी आयाम थे। मनुष्य जीवन में जो हिंसा है, जो आपाधापी है, उसको थोड़ा नज़दीकी से देखा यूरोप में। और उस हिंसा से कि बहुत बड़े दौर से यूरोप गुजर चुका था, तो उसका ध्वंस भी देखा, उसकी बर्बादी भी देखी। तो मुझे लगता है कि हिंसा उनके कथा जगत में एक अभिप्राय के रूप में शामिल हुई। सोचता था कि साम्यवादी देशों में, सोवियत संघ या चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए असफल रही एक न्यायोचित व्यवस्था कायम करने के लिए, क्योंकि वो मार्क्सवादी सिद्धांतों का अनुकरण ठीक से नहीं कर रही थी। बाद में मुझे लगा कि
मार्क्सवाद के भीतर ही साम्यवादी हिंसा और स्वार्थपरकता, भौतिकता के बीच मौजूद हैं। मुझे ये भी लगा कि जो शायद काफ़ी एक कटु सत्य था कि साम्यवादी व्यवस्था उन्हीं भोग विलासी जीवन के प्रति आकर्षित थी, उसी प्रगति के नारे पर चल रही थी जो पश्चिमी देशों की पूंजीवादी व्यवस्थाएं जिसमें संलग्न थी। इस दृष्टि से दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं था। वो ऐसा अंतर नहीं था जैसे हम गांधी जी के दर्शन में देखते हैं, जहाँ भौतिक लिप्सा अपने में ही हानिकारक मनुष्य के लिए होती है, उसकी आत्मा का हनन करती है। 1968 के प्राग वसंत के पश्चात निर्मल को चेकोस्लोवाकिया छोड़ना पड़ा। स्टालिनवादी कम्युनिज्म से उनका मोहभंग बहुत पहले ही हो चुका था। 1956 में हंगरी पर सोवियत हमले के बाद उन्होंने विरोध स्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, परंतु 1968 के अनुभव ने उनके विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। इसलिए जब मैं अपने देश लौटा हूँ तो एक तरह से हमारे भारतीय परंपरा के भीतर क्या ऐसे अंश मौजूद हैं जो हमें एक दूसरे रास्ते की तरफ ले चलें, जो ना तो पश्चिम का रास्ता है ना सोवियत तानाशाही का रास्ता है। और ये चीज़, ये जिज्ञासा मुझे पहली बार गांधी, विवेकानंद, श्री अरबिंदो जैसे लेखकों और चिंतकों के प्रति ले गई, जिन्होंने किसी बाहरी देश या सभ्यता से नहीं, अपने देश की परंपरा और संस्कृति से अपने को जोड़ने का प्रयास किया था और अपने वर्तमान को सुधारने का अभियान शुरू किया था। निर्मल 1970 तक यूरोप में रहे। इसी दौरान उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां सामने आईं। इनमें वे दिन, जलती झाड़ी और पिछली गर्मियों में शामिल हैं। उनकी पहचान अब एक विचारक के रूप में बन रही थी तथा उनके निबंधों के संग्रह भी इसी दौरान प्रकाशित हुए। उन्नीस में निर्मल एक लंबे प्रवास के बाद भारत आए और जल्दी ही उन्हें शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में फेलो चुन लिया गया। यहां उन्हें साहित्य में मिथक चेतना विषय पर शोध करना था। शिमला का उनके जीवन में विशेष महत्व है। यहीं पर लोअर जाकू इलाके के हर्बर्ट विला में 3 अप्रैल 1929 को उनका जन्म हुआ था। उनके भाई तथा चित्रकार राम कुमार वर्मा अपने बचपन के दिन के प्रभावों को याद करते हैं। बचपन में जो स्मृतियाँ दिमाग में आ जाती हैं उनका तो एक असर तो बहुत स्थायी रूप से रहता है दिमाग, तो उसको व्यक्ति किस रूप में प्रकट करता है। वो लेखक है तो लेखक में निर्मल का तो बहुत सी कहानियाँ, परिंदे कहानी है जो जिसमें के पहाड़ों की पृष्ठभूमि के अंदर। और मैंने भी जो चित्र बनाए बाद में, हमने शुरुआत भी मैंने पेंटिंग शिमला से ही शुरू की थी कि वहाँ पर लैंडस्केप के सड़क पर बैठ के पहाड़ देखते थे, गिरजाघर देखते तो वो बनाने की कोशिश करते थे। वो चीज़ें दिमाग में रहीं और अभी तक हैं। उन किसी न किसी रूप में वो उनकी छाया दिखाई देती है। काफ़ी जिद्दी स्वभाव के थे कि एक बात पर वो अड़ जाते थे तब फिर वो उसको बदलना काफ़ी मुश्किल होता था। तो जब जिसकी चीज़ की थी तो घर वालों को, मतलब माता पिता को, उनकी बात तो मनवा कर ही छोड़ते थे। निर्मल लीक से हटकर स्वतंत्र रूप से सोचने तथा अपने आग्रह के लिए आज भी जाने जाते हैं।
इमरजेंसी, सेक्युलरिज्म तथा तिब्बत जैसे विषयों पर उनके विचार मुख्य धारा से अलग रहे हैं और इस कारण समय समय पर विवाद भी उठे हैं। संभवतः निर्मल के व्यक्तित्व का यही पक्ष उन्हें युवा पीढ़ी तथा उभरते लेखकों के लिए प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत बनाता है। आपकी कहानियों में हम बच्चों को अक्सर अत्यंत महत्वपूर्ण पात्रों के रूप में देखते हैं और उन पात्रों के जरिए कहानी को अनुभव करते हैं। इस संबंध में आपके विचार जानना चाहेंगे। हम सोचते हैं कि बच्चे का जीवन सिर्फ एक स्टेज है, बचपन एक स्टेज है बड़े होने का। मैं इसे बिल्कुल गलत मानता हूँ। बचपन अपने में एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र दृष्टि का वाहक हो सकता है, ऐसी मेरी धारणा है। बचपन में हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं, वो अचकचरा नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं कि वो व्यस्क नहीं है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं। ये चीज़ों को पहली बार देखने का जो एक अनुभव होता है। मैं आज भी याद कर सकता हूँ कि मैंने जो सूर्यास्त पहली बार देखा था, महसूस किया था, उसने कितना मुझे आलोड़ित किया था। इस तरह से बचपन एक बड़प्पन की सीढ़ी ना होकर अपने में एक दुनिया लेकर आता है, और वो दुनिया हमारी दुनिया से मिलती जुलती होकर भी अपनी शर्तों पर आधारित है। उसकी अपनी दृष्टि है, उसकी अपना अनुभव तंत्र है। आपके पात्र अतीत जीवी हैं, उनका स्मृतियों से संबंध काफ़ी गहरा दिखता है। जीवन में स्मृति का जो महत्व है, उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? जिसे हम स्मृति कहते हैं, हमेशा मुझे लगता रहा है, मुझे वो कोई अतीत की चीज़ नहीं जान पड़ती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जिसे अतीत कहते हैं वो बीता हुआ समय है। कोई भी समय जो हमने बिताया है हमारे भीतर जीवित। इसलिए अतीत समय का खंड ज़रूर है, लेकिन वो अनुभव के क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद है। ये हमें अक्सर हम भूल जाते हैं। हम कहानी और उपन्यास में हम समूचे मनुष्य की दुनिया लेकर चलते हैं। उसमें उसका अतीत उतना ही केंद्रीय और महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करता है जितना कि उसका आज का जीवन। और यदि ये बात सही है तो स्मृति को आज के अनुभव से अलग करना कितना गलत है। हम सोचते हैं स्मृति केवल अतीत की चीज़ है जिसे हम याद करते हैं, जबकि मेरे लिए कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, स्मृति विहीन व्यक्ति बहुत ही विपन्न और बहुत ही खाली व्यक्ति होगा। लेखन के अलावा कौन सी विधाएं आपको आकर्षित करती हैं? फिल्मों का जितना गहरा असर मुझ पर पड़ा है, उसने कहीं मेरी कहानियों को भी, उसकी संरचना, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को भी प्रभावित किया होगा। मुझे ये चीज़ बहुत अद्भुत और असाधारण लगती है कि किस तरह से विजुअली आप देखते हैं किसी लड़की को सड़क पार करते हुए अचानक वो रुक जाती है और देखती है दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, और समूची हिंसा, शहरी हिंसा की जो आक्रामकता है और उसकी कुरूपता है, वो केवल उस लड़ाई में की फोकस में दिखाई देती है। मुझे लिखने में भी विजुअल एलिमेंट्स बहुत खींचते हैं अपनी तरफ। जब तक कि मेरे लिए
कहानी का विजुअल परिवेश में नहीं स्पष्ट हो जाता, तब तक मैं उसके भीतर के पात्रों के जीवन को व्यक्त करना अपर्याप्त समझता हूँ। मुझे लगता है ये एक आर्किटेक्चर होना बहुत ज़रूरी है किसी कहानी का, जो कि पाठक को सीधा सीधा बता सके कि कौन सा एक्शन या दृश्य किस परिवेश के भीतर घट रहा है। जब मैं चेकोस्लोवाकिया गया था तो शुरू के दिनों में मुझे चेक भाषा तो आती नहीं थी। जब तक हमें भेज नहीं दिया गया स्कूल में चेक भाषा सीखने के लिए, तब तक मैं खाली था। तो प्राग में घूमता हुआ मैं देखता था कि शाम को मैं कहाँ जाऊँ, और मैं इश्तहारों में पढ़ता था कि आज ये कंसर्ट है, आज ये कंसर्ट है, ये मोज़ार्ट का और बीथोवन का और बाख का, जिन कंपोजर्स के नाम मैंने सुन रखे थे। तो मैं शाम को कंसर्ट सुनने चला जाया करता था, क्योंकि कंसर्ट में आपको भाषा का आना ज़रूरी नहीं है, वायलिन या पियानो का जो वादन होता था। इसने मैंने जो संगीत अब तक रिकॉर्ड्स में सुना था उसे प्रत्यक्ष रूप से देखकर कंसर्ट्स ऑर्केस्ट्रा में सुन पाना मेरे लिए बहुत ही अनूठा अनुभव था। निर्मल ने जिस भी स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया वहाँ अपनी एक छाप छोड़ी, चाहे वो शिमला की यशपाल सृजन पीठ हो अथवा भोपाल की निराला सृजन पीठ। पर साथ ही इन सभी स्थानों ने उनके संवेदनशील व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव छोड़ा तथा किसी न किसी तरह से उनके अवचेतन तथा अभिव्यक्ति में सदा के लिए जगह बना ली। निर्मल ने जहां अनेक स्थानों, लेखकों, व्यक्तित्वों से प्रभाव ग्रहण किया है, वहीं उनके कृतित्व के प्रभाव भी समय समय पर देखने को मिलते हैं। I was looking around for a subject which would speak about a kind of a prise de conscience, you know, a kind of awareness, self-awareness. And I chose Maya Darpan because it also fitted in with what my preoccupations at that time were about the nature of, India at that time. It was a highly feudal country, and the main character in the film, Taran, is trying to find herself in this very oppressive atmosphere. That's what attracted me to it. It also allowed me, in a sense, to work through the dynamic means of the cinema and not lend too much credence to plot structure, because it didn't have a plot. It is just a story about self-awareness. निर्मल को भारतीय साहित्य के सभी महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए हैं। साधना सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनमें शामिल हैं। पर उनकी लेखन यात्रा अनवरत जारी है। वो केवल उन लोगों में से नहीं है जो मेज़ पर जब बैठते हैं तो उनका लेखन उस समय शुरू होता है। वो अपने 24 घंटों को एक ख़ास तरह की नैतिक मर्यादा में जीते हैं। तो उनमें कोई उस तरह की फांक नहीं है जो हम ज़्यादातर कलाकारों में देखते हैं, या उन्हें कलाकारी का लाइसेंस दे देते हैं कि ये आर्टिस्टिक लिबर्टीज़ ले सकते हैं जीने में, दूसरों को दुख देने में। तो निर्मल जी इस मामले में बहुत ही एक टुकड़ा व्यक्ति है। निर्मल कथाकार हैं संवेदनाओं की धूप छाओं के। खाली कमरों, मौन खिड़कियों और गहराते धुंधलके के उनके कथा जगत से एक नई निर्मल कथा की प्रतीक्षा उनके हर पाठक को रहती है। रजिस्ट्रार के बंगले से आगे यूनिवर्सिटी रोड के दाईं ओर एक छोटी सी लेन चली गई है। इस लेन पर धूप और छाया आधी आधी बढ़ गई है। मैं आधी छाया पर चलता हूँ, मेरी छाया आधी धूप पर गिरती है। हॉस्टल के मेन गेट की दीवार पर कांच के टुकड़े शाम की धूप में चमक रहे हैं। ऊपर की मंजिल में
दाहिने विंग पर उसका कमरा है। खड़ा खड़ा मैं जेब में हाथ डालकर कहानी के पन्नों को छूता हूँ। बहुत दिन पहले लिखी थी, बहुत दिन पहले नीलू ने मांगी थी। मुझे मालूम है कि वह ऐसे ही पूछती है, ऐसे ही भूल जाती है, लेकिन शायद कहीं याद हो। पूछेगी तो दे दूंगा, दूंगा नहीं, केवल दिखला भर दूंगा। दिखला कर कहूँगा नहीं, कहूँगा कुछ नहीं। कब से खड़े हो? अरे कहाँ से आ रही हो? यहीं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी गई थी, किताबें वापस करनी थी और लाइब्रेरी सिक्योरिटी के पैसे भी वापस मिले हैं। यहाँ रहती तो आज सब पिक्चर चलते। नीलू, क्या परेश? तुम छुट्टियों बाद वापस तो आओगी ना? हाँ, शायद आना पड़े। सारे पेपर्स बिगड़ गए हैं। डोंट बी सिली। सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी पैक नहीं किया। अच्छा हाँ परेश, अपने रिव्यू की कटिंग ज़रूर भेज देना। हमारे शहर में टाइम्स नहीं आता। मेरा पता मालूम है? एक मिनट। तुम गर्मियों में यहीं रहोगे? क्यों? तुम बेकार यहाँ रहकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम किसी पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट बनकर बाहर क्यों नहीं चले जाते? बाहर कहाँ? क्यों? सारी दुनिया पड़ी है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। सच, अभी मेरा कज़न कायरो गया था, स्वेज की खबरें कवर करके लौटा है। और अगर तुम जाओ ना तो हर शहर से पिक्चर पॉडकास्ट ज़रूर भेजना, पिरामिड्स, एफिल टावर वगैरह वगैरह। अच्छा परेश, अब मैं चलती हूँ। दिन भर आलस के मारे कुछ भी पैक नहीं किया, सारा सामान खुला पड़ा है। ये पता रख लो और कटिंग ज़रूर भेजना। तुम अब कहाँ जाओगे? मैं एक्सप्रेसो, निकी और सिटी इंतजार में होंगे। वो ट्यून याद है जो पिछली बार एस्प्रेसो में बजाई थी? 3 coins in the fountain। आज वो रिकॉर्ड बजाओगे? पर तुम तो उस समय ट्रेन में होगी। फिर भी बजाना, 10 बजे। मैं उस वक्त तुम सबको याद करूँगी, निकी, सिटी, तुम्हें और दिल्ली में बिताए वो 2 साल। गुड बाय नीलू। नीलू ने हाथ हिलाया, वह अंधेरे में चली गई। मैं अंधेरे में खड़ा रहा। नीलू ने पिक्चर पोस्टकार्ड के बारे में क्या कहा था? बारिश के बाद भी रात गर्म थी। गीली सड़कों पर दुकानों की नियॉन लाइट्स के नीचे चलते हुए मुझे वे सब बातें याद हो आई जो मैं नीलू से कहना चाहता था और नहीं कह पाया था। मुझे अच्छा लगा कि मैंने उन्हें नहीं कहा। अब सोचकर मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो एक उम्र के संग जुड़ी होती हैं, और अगर उम्र बीत जाए और वे अनकही रह जाएं तो उन्हें कभी कहना नहीं होता।